डेरिवेटिव मार्केट जिसमें फ्यूचर ऑप्शंस, स्वैप, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक, तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव में अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज द अंडरलाइंग। अब जैसे हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें हम अपना खुद का अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ एक प्रोफाइल बनाते हैं, खुद को मैसेज तो नहीं कर पाते। तो वैसे ही डेरिवेटिव्स में जब ऑप्शंस आता है तो उसका दूसरे के साथ में एक प्रोडक्ट बनता है, ग्रुप बनता है, उसको अपन अंडरलाइन एसेट्स बोलते हैं, जो ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑन अंडरलाइन एसेट। जैसे अब वो मिल्क है, मिल्क से क्या क्या चीज बनता है? दूध बनता है, दूध बनता है। ठीक, तो वैसे ही इसमें डेरिवेटिव आता है। जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में 12 बैंक है, लेकिन वो बैंक निफ्टी का खुद का स्टॉक है क्या? नहीं है। तो बैंक निफ्टी क्या हो गया? एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया, जिसके अंदर ये अंडरलाइंग एसेट डिराइव करते हैं, उसको डिराइव करता है। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल है, प्राइस चलता है उसके अंदर। हाँ, दिस इंक्लूड जैसे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल। ठीक है, देन फिर एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। थर्ड में एग्रीकल्चर कमोडिटी में सच एज व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्स। देन फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर्स, बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी हम किसमें काम करते हैं? शेयर एंड बॉन्ड्स में, कमोडिटी मार्केट में भी करते हैं, एग्रीकल्चर में भी करते हैं और मेटल्स में भी करते हैं। ठीक है, ये सबके कुछ के ऑप्शंस आते हैं, कुछ के फ्यूचर्स होते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेसिक ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। अब डेरिवेटिव मार्केट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ओटीसी मार्केट, दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। अब हम अगर गोल्ड्स वगैरह लेने जाते हैं, तो वो क्या मार्केट हो गया? ओटीसी मार्केट हो गया। क्यों? क्योंकि वो ओवर द काउंटर पार्टी है। हम किसी के काउंटर में जाते हैं, वहां से सामान परचेज करते हैं। ठीक है, देन स्वैप, स्वैप में इंटरेस्ट रेट वगैरह आ जाता है, वो बैंक्स में जाते हैं तो भी होता है, मतलब हमको काउंटर में जाना होता है। ठीक, लेकिन सेकंड वाले में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट, तो हम जो भी डीमैट के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक सेल बाई करते हैं, वो किस में करते हैं? एक्सचेंज में करते हैं, एनएससी या बीएससी में करते हैं, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट में, फॉरवर्ड। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट एट द सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये बोल रहा है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं वो दो लोगों के बीच हमारा एग्रीमेंट होता है। फर्स्ट पार्टी मैं रहता हूँ, और जिससे मुझे माल खरीदना है या जिसको मुझे बेचना है वो सेकंड पार्टी रहता है। ठीक, अब जैसे मान लो मुझे किसी ज्वेलरी शॉप से नेक्स्ट मंथ में गोल्ड लेना है, अभी मान लो 70,000 रुपए चल रहा है, मैं उससे बोलूंगा भैया मुझे गोल्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है भैया, आप मिल जाएगा जब उस टाइम आओगे। तो आप बोलोगे नहीं, मुझे अभी जो रेट चल रहा है उसी में ही आगे पीछे करके कंफर्म कर दो और कुछ एडवांस दे। ठीक, तो वो क्या बोलेगा कि भैया अभी 70,000 चल रहा है, मैं आपको 70,500 में दूंगा। अब चाहे उस टाइम वो 75,000 हो जाए या 65,000 हो जाए, ठीक, मैं आपको 70,500 में दूंगा। उसने क्या कर लिया? डेट डिसाइड कर लिया कि 1 मंथ बाद चाहिए, प्राइस डिसाइड कर लिया। ठीक है, एग्रीमेंट किसके बीच हो गया? दो पार्टी के बीच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज डिसाइड हो गई। अब both the contract parties are committed and are obligated to honor the transaction in respective of the price of the underlying asset at the time of delivery। अब जब मान लो नेक्स्ट जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है, आपको डिलीवरी चाहिएगा, तो वो टाइम आता है। तो अब मान लो अगर गोल्ड 80,000 हो गया, ठीक, तो सामने वाला ज्वेलरी शॉप जो है, जो बेचने को कर रहा है,
वो क्या करेगा कि भाई मैं आपको 70-500 में डील किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू करना या कैंसल करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, ठीक, क्योंकि भाई ओवर द काउंटर पार्टी था। अगर इसी केस में मान लो 65,000 रुपये हो जाता, तो मैं क्या 70-500 में खरीदता? भाई 500 5,000 गया तो गया, लेकिन बाकी पैसा बचता। तो फॉरवर्ड्स में उस टाइम पे ऐसे ही चीजों में बहुत सारे दिक्कतें आती थी जब ये मार्केट हुआ करता था, कि जैसे ही रेट बढ़ जाते थे तो सामने वाला दावा पेश कर देता था, और जैसे ही रेट घटते थे तो बेचने वाला दावा पेश करता था कि भाई आपसे इस रेट में डील हुई है तो आप खरीदोगे। ठीक है, दैट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज। हम दोनों के बीच में ही कस्टमाइज रहता है। मैंने वहां एग्रीमेंट तो कुछ किया नहीं। अगर एग्रीमेंट किया रहता तो वहां पे जो मेरा पैसा है वो रुक जाता। ठीक है, या नहीं भी मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट किया हूं तो अगर सौदा कैंसिल करता हूं तो वो डूब ही गया। ठीक है, देन देज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। मुझे उसके काउंटर में जाके काम करना होता है। अब इससे एक एग्जांपल देख लो। देखो, जैसे मान लो एक सेलर है जो राइस बेचता है, और एक कंपनी है जिसको राइस बाय करना होता है। ठीक है, देन यहाँ पे उसने 2 महीने बाद 10 क्विंटल 20 क्विंटल कितना भी राइस खरीदने के लिए एक ऑफर किया होगा। कुछ भी एक रेट डिसाइड हो गया होगा, मान लो 2500 रुपए। ठीक है, अब आज के डेट में 2500 रुपए चल रहा है, उसने 3,000 रुपए का रेट फिक्स कर दिया 2 महीने में, जैसे गोल्ड वाला कहानी का सेम उसमें। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि फॉरवर्ड्स में हम खुद सारी चीजों को डिसाइड करेंगे कि 1 मंथ रखना है, 2 मंथ रखना है, रेट भी डिसाइड होगा दोनों पार्टी के बीच में। ठीक, देन कितने टाइम मुझे डिलीवरी लेना है, वो मुकर जाएगा तो कैसे करूंगा, ये सारा चीज फॉरवर्ड्स में आता है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर मार्केट में। फॉरवर्ड्स जैसे ही बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तब ट्रेडिंग, जब एक्सचेंज शेयर्स वगैरह में जब चालू हुआ, पहले तो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते थे, फिर जब डिजिटली आया तो फ्यूचर्स मार्केट भी बनना चालू हो गया एक्सचेंज वगैरह में। देन अब फ्यूचर पढ़ते हैं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिमिलर टू अ फॉरवर्ड। अब ये भी सिमिलर होता है, बस यहाँ पे हम काम किस में करते हैं, एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। एक्सपेक्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी। अब सामने वाला पार्टी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम हो जाता है। देन फ्यूचर आर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बना रहता है इसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर 25 का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें 25 ही खरीदना होगा, 24 नहीं खरीद सकते, ना 24 बेच सकते जो फ्यूचर्स में रहते हैं। ठीक है, देन इन टर्म्स ऑफ देयर लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट, इटीसी। 2 टाइप का होगा, एक लॉट साइज होगा और दूसरा मैच्योरिटी डेट होगा, जो इसका वीकली और मंथली एक्सपायरी होता है। ठीक, वीकली ऑप्शंस में होता है और फ्यूचर में मंथली होता है। So that they can be traded on the exchange, ended we may say future or exchange traded forward contract। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक बायर और सेलर है, ठीक है, इसने HDFC बैंक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा, तो सबसे पहले बता दूं कि जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 महीने का ही हमें शो होगा। अभी नियर मंथ, दूसरा फार मंथ, तीसरा करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ, ऐसे करके 3 सर्कल्स में चलते हैं। जैसे ही एक मंथ कंप्लीट होता है तो वो दूसरा महीने आगे का चालू हो जाता है, जिसमें हमें 3 मंथ्स ऑलरेडी शो होगा ही हो। ठीक, तो अब जैसे मान लो मैं बायर हूँ, HDFC का एक फ्यूचर खरीदा नियर मंथ या करंट मंथ या फार मंथ, तो यहाँ पे देखो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक HDFC बैंक 500 शेयर्स, जो उसका लॉट साइज है फ्यूचर्स का, HDFC बैंक के फ्यूचर का लॉट साइज है यहाँ 500 है, और ये SBI में 3000 है। अब ये स्टैंडर्डाइज है, मैं यहाँ पे इसको कस्टम नहीं कर सकता, ये जितना देगा मुझे उतना खरीदना रहेगा, इसी का रेट डिसाइड होगा। बट मैं किस रेट में खरीदना चाहता हूँ ये रेट मैं अपना डाल सकता हूँ। अगर उस रेट में आया
तो वहां पे मेरा बाय हो जाएगा, या जब बेचना चाहूंगा तो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, नियर करंट फार मंथ लॉट साइज होता है, और एक्सपायरी क्या होती है, मंथली होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं बाय करता हूँ किसी भी चीज को, तो यहाँ पे मेरा 2 टाइप से बनेगा। एक अर्न प्रॉफिट इफ द करंट मार्केट प्राइस राइजेस, ठीक है, देन इंक्योर्स लॉस इफ द करंट मार्केट प्राइस डिक्रीज। जैसे ही मान लो आपने बाय किया, वहां से अगर डाउन आता है तो आपको लॉस होगा, या जहां से आपने बाय किया वहां से राइज हुआ तो वहां से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देन सेकंड, सेलर्स में क्या होता है, अर्न प्रॉफिट इफ द करंट मार्केट प्राइस डिक्रीज। मान लो सेलर्स क्या करते हैं, पहले किसी भी चीज को सेल कर देते हैं, फिर कम रेट में बाय करते हैं। ठीक है, देन इंक्योर लॉस इफ द करंट मार्केट प्राइस राइजेस। अब सेलर को यहाँ पे जब प्राइस राइज होगा उसके सेल करने के बाद, तो वहां पे उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, फ्यूचर समझ आ गया। अब थर्ड आते हैं ऑप्शन में।